स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यू कैन नॉट चेंज योर नेबर बट यू कैन मेक एफर्ट्स टू चेंज योर नेबर। आपका घर थोड़ी ना है कि आपको पड़ोस पसंद नहीं आया तो चलो कहीं और खरीद लेते हैं। हमारा देश है, देश तो यहीं रहेगा ना। अगर पड़ोस में कुछ गड़बड़ है तो वी कैन मेक एफर्ट्स टू चेंज थिंग्स देयर। म्यांमार एयर स्ट्राइक्स टारगेट रिबल कैंप नियर बॉर्डर, पैनिक इन मिजोरम विलेज, क्योंकि कुछ शेल्स वहां पर भी देखी गई हैं। जो ये हेडलाइन है, इट इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग। और भी कई डीप इश्यूज हैं जिससे कि नॉर्थ ईस्ट में सीवियर क्राइसिस हो सकते हैं। जरा जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। जरा ये मैप देखिए, ये म्यांमार है, मिजोरम, यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बॉर्डर ये 4 स्टेट्स कर रही हैं। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है, कंसिडर द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द अबव। तो मुझे लग रहा है कि इसको देखकर इसको तो कर ही देंगे ना, तो जरा कमेंट में जवाब दीजिएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इशू फ्रॉम द बैकग्राउंड। म्यांमार जब आज़ाद हुआ ब्रिटिश से तो वहाँ पर प्रधानमंत्री बने मिस्टर ऊनू। उन्होंने कहा कि हम भी नैम का पार्ट बनेंगे, नैम का पार्ट बन गए। ये रहे मिस्टर ऊनू, यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी भी नज़र आ रही होंगी आपको। ये जो इनकी सत्ता थी वो ज़्यादा चल नहीं पाई। 1962 में ही तख्ता पलट हुआ, यानी कि जिस तरीके से म्यांमार को बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाया। यहाँ पर आर्मी ने कहा कि हम चलाएंगे, वी आर गोइंग टू नेशनलाइज दिस इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू ब्रिंग बर्मीज काइंड ऑफ सोशलिज्म। बर्मीज काइंड ऑफ सोशलिज्म था क्या? नेशनलाइजेशन के साथ साथ कहा कि हम सिंगल पार्टी स्टेट बनेंगे। कुछ रिलेट हो रहा है आपको? चाइना, सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ ऐसा ही एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करने की सोची गई। बैनिंग इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, यानी कि सारा कंट्रोल किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। बस वहां पर आर्मी के पास कंट्रोल नहीं, पार्टी के पास है। यहां से आर्मी के पास कंट्रोल है और उसी की जो पार्टी है वही एक्चुअली कंट्रोल करना चाह रही है। यहां पर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलते रहे। आंग सान सू की मेजर फिगर बन गई। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज मिलता है। म्यांमार का इशू पूरी दुनिया में छा जाता है। प्रेशर बनता है फिर यहाँ पर जो जुंटा गवर्नमेंट यानी कि मिलिट्री गवर्नमेंट पर कि आपको कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके देश की भी कई सारी ज़रूरतें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें प्रोवाइड करती हैं। ट्रेड है फॉर एग्जांपल, सो यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स। तो चलिए ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ, लेकिन ट्रांजिशन एक ट्विस्ट के साथ था। ट्विस्ट क्या? यानी कि इतने आसानी से जो आर्मी है वो अपना कब्जा कैसे छोड़ सकती थी। तो ऐसे में 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन, मज़ा आ जाएगा सुनकर आपको। 25% जो सीट्स हैं, पार्लियामेंट हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, यानी कि लोकल लेजिस्लेचर हो, वहां पर कंट्रोल किसके पास रहेगा? आर्मी के पास रहेगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर रिजर्वेशन रहेगा तो जाहिर सी बात है अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की कोशिश करेगी आने वाली सरकार, तो यानी कि जो आपकी आर्मी है इसके पास मेजर रोल है, राइट? होने नहीं देगी। कुल मिलाकर बात यह है। एग्जीक्यूटिव में यानी कि आर्मी कह रही है कि देखो ये जो मंत्रालय इन पर नजर मत डालना, चाहे आप लोकतंत्र खेलो, लेकिन होम यानी कि आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस यानी कि सुरक्षा, और बॉर्डर अफेयर्स, ये सारे जो 3 एक्चुअली मुख्य एरियाज हैं, इसमें तो एक्चुअली मिलिट्री का ही रोल रहेगा, मिलिट्री के लिए ही रिजर्व रहेंगे। चलिए भाई मान लिया। तीसरा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा उसके पास अनुभव होना चाहिए मिलिट्री का, और वो किसी फॉरेन पावर का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ का सिटीजन नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन तीनों पॉइंट से आपको पता लगा ये जो ट्रांजिशन था ये भी किसके फेवर में जा रहा था? आर्मी के ही फेवर में जा रहा था। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस होते हैं, अगर वो सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट यानी कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार को ऊपर रखते हैं और जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो उनके अंडर आती हैं, यानी कि देश को वो टेक ओवर नहीं कर सकती, तो ऐसे में जब किस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है तो वहाँ पर तख्ता पलट के चांसेस बेयर मिनिमम होते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने आगे तक का भी अपना प्लान सेट कर दिया था। नाउ अब पॉलिटिकल क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होने लगा और कहा गया कि अब क्वासी डेमोक्रेसी आ रही है। क्वासी डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि मिलिट्री का रोल तो था ही ना, तो इस वजह से क्वासी कहा। ठीक है। फाइनली नॉमिनल सिविलियन गवर्नमेंट बनी भी। नॉमिनल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पूरी तरह एक्चुअली पावर नहीं थी जो सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी। यहाँ पर मिलिट्री की एक पार्टी बनाई गई USDP, और कहा गया कि ये जो पार्टी है, ये मिलिट्री की पॉलिटिकल पार्टी है, यही वो पार्टी है जो रिजर्वेशन रखेगी इन लेजिस्लेचर। अब जनता अगर पूछ रही है कि पॉलिटिकल पार्टी तुम जनता के बिना क्या हो, तो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है USDP जो मिलिट्री की पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से, हम बहुत कुछ हैं क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन है, हमें तो वहाँ जाना ही है। नाउ अब फिर दोबारा से ट्रांजिशन की एक वेव आई। आर्मी ने थोड़ा लूज करना स्टार्ट कर दिया ग्रिप को। अब लगने लगा कि मेरी डेमोक्रेसी आने वाली है। आर्मी ने कहा रियली
इतनी जल्दी ऐसा कैसे आ जाएगी? खैर, यहाँ पर सू की ने एक समझौता किया। आंग सान सू की हम बात कर रहे हैं। समझौता ये किया कि आर्मी जो आपने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसमें कि आपने अपने लिए सेफगार्ड्स रखे हैं, आगे तक के लिए आपने प्लान सेट कर रखा है, चलो उसको एक्सेप्ट करते हैं। कहीं तो कुछ गाड़ी आगे बढ़े। गाड़ी आगे बढ़ी भी और लगा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ट्रांजिशन हो रहा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ, ऐसा लगने लगा। लेकिन 2021 में मिलिट्री कू हुआ। इस मिलिट्री कू का भी एक बैकग्राउंड है। जैसे कि आर्मी ने पहले तो क्रश करना स्टार्ट किया कुछ एरियाज में रेबल्स को। आर्मी ने एक्चुअली कहा कि जो क्राइसिस हैं, जो एथनिक क्राइसिस हैं म्यांमार के, दे आर अंडरमाइनिंग द गवर्नमेंट। और ये जो सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, इसके पास क्षमता नहीं है म्यांमार को सुरक्षित रखने की। सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। जैसे रोहिंग्या एरियाज में रखाइन स्टेट में अरकन आर्मी जो कि इंटरेस्ट को एक्चुअली सेफगार्ड करने के लिए खड़ी हुई रोहिंग्या मुस्लिम्स के, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा म्यांमारीज आर्मी के साथ। तो ऐसे में वहाँ पर 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। उसके बाद उन्हें रिफ्यूज़ लेना पड़ा दूसरे देश में, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया में भी हम जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये आया कि आंग सान सू की, आपको तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, तो अगर आपके देश में एक पर्टिकुलर एथनिसिटी पर आर्मी जो है ऐसे अटैक कर रही है, इतनी बड़ी मात्रा में लोग रिफ्यूज ले रहे हैं दूसरे देश में, तो आपको तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बट यहाँ पर सूकी जी म्यूट थी। म्यूट क्यों थी? आपको पता लग रहा है समझौते में। देखिए क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं। फाइनली उन्होंने समझौता कर लिया। इवन जब इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर जो मैटर उठा, तो यहाँ पर इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वहाँ पर भी सूकी जी एक्चुअली डिफेंड कर रही थी अपनी फोर्सेस को। सो सी वर सेइंग कि देखो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था, और जो होम है, डिफेंस है और बॉर्डर एरिया, ये 3 मंत्रालय जो हैं ये तो आर्मी के ही पास हैं, और उनकी रिपोर्ट थी कि ये करना ज़रूरी था। तो ऐसे हालात बदल जाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है, राइट। फाइनली 2021 में आर्मी ने कहा देखो आपसे चल नहीं पाएगा, हम ही चलाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर जो है मिलिट्री ने फाइनली अपने पास कंट्रोल ले लिया। मिलिट्री ने कहा कि एक तो क्राइसिस को आप नहीं संभाल सकते, प्लस उनको लगा कि शायद अब ये कुछ नए तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे और आर्मी को अंडरमाइन कर देंगे। आर्मी का कहना था अगर आपने हमें अंडरमाइन कर दिया तो देश अंडरमाइन हो जाएगा, तो इस वजह से हम तो जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रहे हैं। आगे की कहानी जाने से पहले बता दूं आपको, 20 जनवरी को आपका फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो रही है 2024 के लिए। कंप्लीट कवरेज एवरीथिंग, कंटेंट, क्लासेस, इंट्रैक्शन, आपके फुटनोट्स यानी कि आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं, टाइप नोट्स दिए जा रहे हैं, मींस एवरीथिंग इज देयर। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इन दिस अनबिलीवेबल प्राइस। तो यू जस्ट हैव टू गो टू studiiq.com, त्यागी लाइव कोड यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर। टेलीग्राम पर ये PDF आपको मिल जाएगी। त्यागी लाइव कोड है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ आफ्टरमैथ, अब कू तो हो गया, उसके बाद क्या चल रहा है? अब उसके बाद क्या चलता है? एक तो जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं वो बनाए गए बड़ी मात्रा में। कहा जा रहा है करीब 2000 के आसपास जो सिविलियंस हैं उनको खत्म कर दिया गया। 2000 कितना बड़ा नंबर है ये। और अब जो लोग भाग रहे हैं वहाँ से, मैं आपको बता दूं, डिफेंस फोर्सेस के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, आपके पॉलिटिशियंस और प्रेस, कितने सारे लोग वहाँ से निकलकर इंडिया में आ चुके हैं। प्लस एक पैरेलल गवर्नमेंट भी चल रही है, NUG। इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब मैं वे फॉरवर्ड की बात करूंगा तो मैं इनका जिक्र करूंगा। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, NUG, यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट जो कह रही है ये मिलिट्री गवर्नमेंट तो गलत है, असली गवर्नमेंट तो हम ही हैं। साथ में पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, पीपल डिफेंस फोर्सेस ये कहा जा रहा है ये मेजर चैलेंज दे रही है मिलिट्री को। और एक बड़ा एरिया ऐसा है म्यांमार का जो फिलहाल इसके अंतर्गत, बड़ा एरिया मतलब कि बड़ा तो अभी मिलिट्री के पास ही है, लेकिन इसने सिग्निफिकेंट एडवांसेस किए हैं और ये एक चैलेंज दे रही है मिलिट्री को, यानी कि एक तरीके से इसका आर्मी डिवीज़न है ये। अब ये तो मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को प्रिजनर्स बनाया गया, एग्जीक्यूशन चल रहा है, राइट। आंग सान सू की जी को 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया, प्लस और भी कुछ फ्रिवलेस चार्जेस लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि वो ताउम्र जेल में रह सकती हैं, ऐसा हो सकता है। रिपल इफेक्ट्स ऑफ म्यांमार को फेल्ट इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। अब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में क्या होने वाला है वो मेन मुद्दा है, हमें समझना होगा। रिफ्यूजी क्राइसिस, अब आप कहेंगे कि सर अगर रिफ्यूजी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं तो भारत में जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ पर तो सर क्राइसिस हो रहा होगा, लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, लोग जो है खुली बाहों से उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे ही लोग हैं जो उस तरफ हैं। आप कहेंगे हमारे लोग कैसे हो सकते हैं सर, वो तो म्यांमारीज हैं। देखिए, क्योंकि आप नेशन के कंटेक्स्ट में सोच रहे हो, लेकिन जो नेशनल बाउंड्रीज है किसने बनाई थी? ये कॉलोनियल पावर्स ने बनाई थी। अगर हम इस एरिया में देखें, चिन एथनिसिटी है, मीजो एथनिसिटी जो इंडियन साइड है, नागास दोनों साइड रहते हैं। तो कहने का मतलब है जो एथनिसिटीज हैं दीज आर फाउंड इन बोथ साइड्स। तो यानी कि वहां पर डीप लिंकेजेस रहे हैं।
और डीप लिंकेजेस रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो यही होगा ना कि इफ दे आर बीइंग परसिक्यूटेड हियर देन वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट। यही पॉइंट मैंने आपको बताया है। भारत भी इस इंटरलिंकेज को जानता है, इन एथनिक लिंकेजेस को जानता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है फ्री मूवमेंट रेजिम, यानी कि आप 16 किलोमीटर अंदर तक आ सकते हैं दोनों एरिया से एक दूसरे देश में। वहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। लोग, बच्चे पढ़ने आते हैं बॉर्डर के इस पार, लोग काम करने आते हैं, मेडिकल केयर के लिए लोग आते हैं, और वहाँ पर वीज़ा के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप टिकना चाहते हैं 14 दिन तक टिक भी सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्री मूवमेंट रेजिम। क्या ऐसा मूवमेंट रेजिम हमने पाकिस्तान के साथ भी किया हुआ है? आप कहेंगे सर मजाक चल रही है सर, ये तो ऐसा नहीं किया हुआ। कारण क्योंकि रिलेशन का बैकड्रॉप अलग अलग है ना, राइट नाउ। अब इससे सेंटर वर्सेस स्टेट चैलेंज आ गया। कारण अब वहाँ तो चलिए आत्मसात अभी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को एक और बात पता है कि अगर ये रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म में वहाँ पर चैलेंजेस बढ़ेंगे। चैलेंजेस यानी कि फूड सिक्योरिटी का इशू भी आएगा, डिजीज़ का इशू भी आ सकता है, मींस इन्फेक्शियस डिजीज़, फॉर एग्जांपल कोविड-19 वी नो अभी भी चैलेंज गया नहीं है, राइट। और फाइनली ऐसा भी हो सकता है कई सारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर लैंड का इशू आ जाए, राइट। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स इन फ्यूचर कैन एस्केलेट अगर अभी कुछ ना किया गया। मेजरली हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं। पोरस बॉर्डर्स यानी कि आसानी से आ जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार्ब्ड वायर्स हैं, ठीक है। अब इसी वजह से सेंटर ने डायरेक्शन दिया कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आप स्ट्रेंथन कर दीजिए अपनी सर्वेलेंस ऑन दीज बॉर्डर्स और ये इन्फ्लक्स जो है इसको रोका जाए। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको डायरेक्शन दी गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिफ्यूजीज़ वहाँ पर नहीं आने चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है, मतलब इंडिया मतलब रिफ्यूजीज़ को एंट्री क्यों नहीं करा? मैं आपको बता दूँ आपको, रिफ्यूजीज़ की एंट्री हो रही है, राइट। इंडिया वॉन्ट्स टू हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर दैट। इट शुड नॉट बी लाइक दिस प्रोसीजर इज बीइंग सरपास्ड, राइट। तो वहाँ पर क्राइसिस फर्दर हो सकता है। अब ऐसे में जो मिजोरम के सीएम उनका कहना है हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कल्चर की बात है, एथनिसिटीज़ की बात है, और यू आर सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम विद दीज, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें सेंटर वर्सेस स्टेट का भी एक चैलेंज दिख रहा है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं 4 चैलेंज हमारे सामने आए। सिक्योरिटी चैलेंज है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं तो इनमें कितने लोग ऐसे हैं दोज हु आर गोइंग टू एक्चुअली फाइट बैक, राइट। और साथ में इनके साथ साथ कुछ मिलिटेंट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही साइड वी हैव सर्टेन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम EAO कहते हैं। भारत की जो अंदर जो सेपरेटिस्ट की भावना फैलाते हैं उनमें से कई सारे जो ग्रुप्स हैं वो म्यांमार के जंगलों में रहते हैं, तो उनके थ्रू ये आ सकते हैं यहाँ पर, प्लस वो वाले यहाँ पर आकर उन पर काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बी इन द क्रॉस फायर? द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्थिरता हमें वहाँ पर चाहिए। फूड क्राइसिस हो सकता है, डिजीज हो सकती हैं, प्लस यूनियन वर्सेस स्टेट। ये 4 मेजर चैलेंजेस, और ये चैलेंज हल्के नहीं हैं। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, इंसर्जेंसी वाला मैंने आपको पॉइंट बताया, क्योंकि आर्म्ड जो रेबल्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके का इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी को फर्दर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि जहाँ से ही आप थोड़ा सा रिलैक्स कर दो तो इस मोमेंट को ये फिर छोड़ेंगे नहीं, दे आर गोइंग टू यूज इट। अदर इंप्लीकेशंस क्या हैं? एक तो इरोजन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि लोकतंत्र का समर्थक रहा है भारत, और भारत चाहता था कि वहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी हो। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी वो एफर्ट्स मजबूत होंगे? नहीं। आप कहोगे एफर्ट्स कैसे मजबूत नहीं होंगे? एफर्ट्स तो करेंगे ना। द रीजन इज क्योंकि जो मिलिट्री वहाँ की है, मतलब जो जुंटा गवर्नमेंट है, उसका भारत साथ लेता रहा है टू एक्चुअली काउंटर दी सेपरेटिस्ट फोर्सेस इन आर नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, यानी कि हमारे यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, जो यहाँ पर खतरा पैदा कर रहे हैं, वो म्यांमार के जंगल में चले जाते हैं। हम कहते हैं म्यांमारीज आर्मी से कि भाई आपके होल्ड में एरिया, आप इन पर काउंटर अटैक करो। अगर ये आप पर अटैक कर रहे हैं तो करना ही है, इनके सेफ बेशंस हैं उनको अटैक करो, क्योंकि भाई आपकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है। म्यांमारीज आर्मी कहती है हमें क्या मिलेगा? हम कहते हैं आपको मिलेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, टेंशन क्यों ले रहे हो? प्लस ये आपके लिए भी समस्या खड़ा करेंगे आगे। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यानी कि हम ज्वाइंट ऑपरेशन भी करते हैं, प्लस जो म्यांमार की मिलिट्री है वो भी हमारा इसमें साथ देती है। इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट बन गया। एक तरफ तो है लोकतांत्रिक भावना वाली सरकार, पार्टियाँ, और दूसरी तरफ है भारत की सुरक्षा के लिए हमें जो मिलिट्री है वहाँ की उसके साथ होना पड़ता है। राइज ऑफ चाइना, अब क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो यहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट है इसको साइडलाइन किया जा रहा है, तो जब किसी को साइडलाइन किया जाता है तो चाइना कहता है तुम्हारा तो जो कोई नहीं है उसके हम होते हैं, तुम्हें पैसा चाहिए हम देंगे, हथियार चाहिए हम देंगे। तो आपको नहीं लगता कि म्यांमार आर नेबरहुड और इट्स लाइक डोर टू आसियान, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन अगर ये चाइना की लैप में चला गया तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न भी है, इकोनॉमी कंसर्न भी है। तो दिस इज अनदर चैलेंज।
और चाइना इससे पहले भी ऐसा कर चुका है। ऑब्स्टेकल्स इन फॉरेन पॉलिसी बताया आपको। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखिए, इंडो पैसिफिक जो हमारा ब्रॉड प्लान है, और आपकी फॉर एग्जांपल जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये तीनों ही पॉलिसी एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। तो फॉरेन पॉलिसी की नज़र से बहुत बड़ा चैलेंज है। डिलेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, 2 मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा, एक तो है इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये ट्राइलेटरल हाईवे, और दूसरा है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी को शो करते हैं, भारत की आउटरीच टुवर्ड्स आसियान। हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स तो चाहिए ना आसियान की, तो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? जब वहाँ इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं। और अगर यही ध्वस्त हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि नॉर्थ ईस्ट विल बी इन क्राइसिस? यस, इट विल बी इन क्राइसिस। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, कंक्लूजन क्या है? देखिए, इंडिया हैज़ टू फाइंड अ फाइन बैलेंस, यानी कि जो ये NUG है, यानी कि जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है, हम इसके साथ भी एक बैलेंस बनाकर रखें, PDF के साथ भी बैलेंस बनाकर रखें, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस है, प्रोग्रेसिव डिफेंस फोर्सेस हैं, उनके साथ भी बनाकर रखें, और म्यांमारीज आर्मी के साथ भी रखें। अल्टीमेटली हमारा कमिटमेंट होना चाहिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि जो जनता का प्रोसिक्यूशन वहाँ पर हो रहा है, तो जनता के दिलों में जगह बनानी ज़रूरी है, तभी एक्चुअली हम सक्सेसफुल नेबर कहलाएंगे। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर बताया। अब जरा मेंस का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ म्यांमार क्राइसिस ऑन इंडिया। मुझे लग रहा है अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए केक वॉक होगा। यही इस वीडियो का पर्पस था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।